नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबरों से खबर की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान जितन राम मांझी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच, जितन राम मांझी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन को भी एक झटके में सख्ते में डाल दिया है। उन्होंने एकला चलो की राह पकड़ने की बात कह दी है। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात उन्होंने कही है। और साथ ही इस दौरान जितन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम तोड़ने तक के संदेश दे दिए हैं। जाहिर है कि उनके इस बयान में महागठबंधन की परेशानी अब बढ़ गई है। जितन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझे काफी सम्मान दिया है, उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है यानी कि आगामी चुनाव के समय पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान नहीं होने की नौबत आई, तो हमने कार्यकर्ताओं से राय ली है और उन्होंने यही कहा है कि ऐसी नौबत आएगी तो हम वादा तोड़ सकते हैं। एक बात और संभावित बात है, हम नहीं समझते ये नौबत आएगी। नीतीश कुमार बहुत सम्मान हमको दिए हैं, मुख्यमंत्री उन्होंने ही हमको बनाया है। ये बात की बात है, इस पर कोई हम नहीं समझते टूल देने की बात है। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अगर वैसी बात आएगी तो हम कार्यकर्ताओं की राय लिया है। कार्यकर्ताओं ने सीधे कहा कि हम लोग ऐसी जरूरत होगी तो हम लोग वादा तोड़ ही सकते हैं। एक कार्यकर्ताओं का था, दोनों हाथ उठा करके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकारा है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनको साथ रहने के लिए हमने कसम खाई है। राजनीति में कसम नहीं होता है, लेकिन हमने कसम खाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थोड़ा सा कमी किया है कि हमारा 2 विभाग था, विभाग काट करके एक विभाग रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमको बहुत घाटा हो रहा है। ये मांग उनसे हम करेंगे। और एक बात और भी हम लोग ने कहा है कि कांग्रेस का हो चाहे तो या सीपीएम के हो, तो वो सब लोगों ने मांग किया है और हमने भी मांग किया है कि महागठबंधन में। और अब हरियाणा की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों की समस्याओं को जानने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसमें वो जनता से सीधे रूबरू होते हैं, लेकिन हाल ही में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस और अफसरों के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल बड़ी गांव की महिला सरपंच ने अपने गले से दुपट्टा उतारकर सीएम के पैरों में फेंक दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो हम आपको भी दिखा रहे हैं। आनंद फानन में महिला सरपंच को स्टेज से नीचे उतारा गया। दरअसल सरपंच नैना झोरड़ ने स्टेज पर सीएम खट्टर के सामने बोलते हुए कहा कि उनके गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं है, ना ही 25 किलोमीटर तक कोई कॉलेज है, जबकि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अब इस पूरे मामले के बाद महिला सरपंच के ऊपर हुए इस हमले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ इधर, तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत, ये गाड़ी में। अरे मैं समझ गया, लेकिन ये ना हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। तो ये जन समाज का मतलब ये बहसबाजी जो उन्होंने सबसे पहले कहा था ना, वो ये तो आता है। देखा जहां पर ये महिला सरपंच सीएम खट्टर के सामने माइक पर अपनी समस्याएं गिनवा रही थी, जहां उसने अपने पति पर हुए हमले के बारे में जिक्र किया और इसी दौरान महिला देखते ही देखते भावुक हो गई और उसके बाद गुस्से में आकर महिला ने अपने खुद का दुपट्टा उतारा और सीएम खट्टर के पैरों में फेंक दिया है। इसके बाद वहां पर तमाम महिला कार्यकर्ता जो मौजूद थी वो तुरंत स्टेज पर चढ़ी और अब देख सकते हैं महिला ने यहां पर दुपट्टा उतारा है और फेंक दिया है सीएम खट्टर की तरफ। उसके बाद कुछ महिला कार्यकर्ता वहां पहुंचती हैं और महिला को दुपट्टा पहनाकर वापस स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं और इस पूरे मामले में जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसके बाद अब महिला सरपंच पर भी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें ही शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसला करना है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार पर
कोई खतरा नहीं है। पवार ने साफ कहा है कि 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी शिंदे और फडणवीस सरकार नहीं गिरेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता, ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं, मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं। 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता, ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं, मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं। 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। मुझे और कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन के सामने जन सुनवाई के दौरान एक वृद्ध रोते हुए पहुंचा और इस दौरान उसने शिकायती पत्र सौंप दिया है। और आपको ये बता दें, कुछ ही देर के लिए माहौल भी पूरा भावुक हो गया। डीएम ने पीड़ित वृद्धा को गले लगाते हुए उसके आंसू पोंछे और व्यथा सुनकर खुद भी भावुक हो गए। इस दौरान आपको ये बताते चलें कि दरअसल एसडीएम भोगनीपुर को शिकायत निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया और पीड़ित वृद्धा से खाना पानी के लिए पूछकर उसे सरकारी गाड़ी से भिजवाया गया। देखिए, एक माता जी यहाँ पे जन सुनवाई में आई थी और उन्होंने एक लेटर लिखा, शायद आपने वो लेटर देखा होगा, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया कि मेरी प्यारी डीएम बिटिया, इस तरह से करके उन्होंने एक लेटर लिखा। तो निश्चित ही ऐसे किसी को भी कोई भी वृद्धजन बेटा या बेटी कह के संबोधित करेगा तो एक आपके अंदर अलग भाव जागृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो उनकी समस्या थी, जैसे सभी जो फरियाद यहाँ पे लोग आते हैं जन सुनवाई में, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में बैठे, उसी के तहत हम लोग बैठे थे। तो माता जी का जो भी समस्या थी उसको और आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय से प्रशासनिक अधिकारी बनकर बात करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राट कस्बे में विवादित मकान को लेकर कॉल किया गया था और मकान खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। डीएम कार्यालय हमीरपुर से बोल रहा था, जिलाधिकारी जी के कार्यालय से। अच्छा, मंगल है तो बात करा दीजिए। रुक जाइए 1 मिनट। हेलो जी, वो तो अभी सौदा लेने चले गए दुकान की। कितनी देर में बात हो पाएगी? अब थोड़ी देर में कर लेना आप फोन। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बेटा कितनी बार बताएं, जिलाधिकारी कार्यालय हमीरपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब आएंगे तब हम कर लेंगे आपको खुद फोन। आप दीजिएगा। ठीक है। हेलो हेलो, आप बात सुन लीजिए, उनको बता दीजिएगा। आपके हाँ। कौन है मंगल? हैं? आपके मंगल कौन है? पिता है, भाई हैं? अंकल जी हैं। उनको आप बता दीजिएगा कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से फोन आया था, एक कोर्ट का ऑर्डर आपको मिला होगा हाँ। आपके मकान के संबंधित कार्य के लिए, वो खाली करने के लिए। तो उस पर क्या प्रक्रिया की आप, मतलब खाली कर रहे हैं, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए आपने कि नहीं किए, या पुलिस को इन्वॉल्व करके दूसरे पक्ष को भेजा जाए तब आप खाली करेंगे, कैसे क्या प्रक्रिया की, ये से बात करनी थी उनसे हमको। ठीक। तो या तो उनसे कह दीजिए मुझे कॉल कर ले, ठीक है, हम बता देंगे, अवगत करा दें, और या तो अपनी कार्रवाई वहीं पूरी सम्मिलित करके उनको ईओ को जवाब दे दें। ठीक 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 है, ठीक। नमस्ते। गाजियाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां पर दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी है। वकीलों ने एक बार फिर से गाजियाबाद कमिश्नरेट का घेराव किया। मिली जानकारी के मुताबिक निवाड़ी इलाके में दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में साथी वकील पर एफआईआर और 151 में ये मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई से नाराज होकर वकीलों की हड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि आशा और आशा संगनियों को जनवरी महीने से लेकर अब तक वेतन नहीं मिला है और इस वेतन न मिलने से परेशान होकर ये तमाम पीड़िता जो है कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई।
जिला प्रशासन को जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग करते हुए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मिली जानकारी के मुताबिक आशा और संगिनी जनवरी 2023 से उन्हें कोई भी मानदेय अब तक नहीं मिला है। इसी की वजह से सभी आशा बहनों ने आर्थिक तंगी का यहाँ पर समस्या अपनी रखी है और इसी के साथ साथ उनकी तरफ से नारेबाजी करते हुए वेतन देने की मांग की गई है। जी, हमारा जनवरी से आज तक का कोई किसी को पैसा नहीं मिला। समस्त आशा और आशा संगनी हम सब यहाँ आए हुए हैं। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। हमारा कोई पैसा नहीं आया जनवरी से आज तक का। दिसंबर तक का बस सिर्फ पैसा पड़ा है। हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से भी बहुत परेशान है। घर वाले भी ये बोलते हैं कि पैसा तो कोई मिल नहीं रहा, आप कहाँ रोज चल देती हो थैला उठा के। हम बहुत परेशान हैं, सबसे गुहार भी की हमने, प्रभारी जी से भी बोला, सीएमओ साहब से भी बात की। अब हम डीएम साहब के ऑफिस में आए हैं, बस इन्होंने हमारी बात सुनी है। तो डीएम साहब ने क्या आशा दिया है? कल तक का दिया है कि हम कल को आपका समस्या का समाधान। बुलंदशहर से खबर है, जहां जिला कारागार में फांसी लगाकर एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। कैदी की पहचान संदीप के रूप में हुई है और जो कि अपनी ही प्रक्रिया, और बता दें आपको कि हत्या के आरोप में जिला कारागार में वो कैद था, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक मृतक संदीप बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव कमोना का रहने वाला था। कमिश्नर श्याम धावड़े ने सोमवार को बस्तर जिले से दरभंगा तहसील कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व के लंबित मामलों और प्राकृतिक आपदा के लिए मुआवजों के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने इस दौरान कानूनगों की तरफ से दस्तावेजों का बेहतर साधारण करने के लिए सराहना की। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रभारी तहसीलदार को परिसर में वृक्षारोपण करवाने के भी निर्देश दिए हैं। और खबर अब जगदलपुर से है, जहां पर विधायक जगदलपुर और संसदीय रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत गरावड़ खुर्द में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित रूपशिला माता और परदेशिन माता गुड़ी का लोकार्पण किया है। माता रूपशिला और माता परदेशिन के वार्षिक मेले का यहां पर शुभारंभ किया गया, जिसमें वो शामिल होने पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ और बस्तर के सुख शांति की कामना की है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देव गुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इंस्पेक्टर कौन है, मेरे से बात करने बोलिए, और जो कालाबाजारी कर रहा है उसको जेल भेज दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, इसको तत्काल कार्रवाई करेगा। ठीक। इंस्पेक्टर कौन है, मेरे से। और अब कर्नाटक की बात करें, जहां पर कांग्रेस को मिली जीत पर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस की संस्कृति है। सत्ता में आते ही कांग्रेस का संबंध जनता और सरकार से ना होकर किसी गुट विशेष से हो जाता है। साथ ही गृह मंत्री ने जानकारी भी दी है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट आज शाम को सामूहिक रूप से फिल्म द केरला स्टोरी देखने जाएगी। अब इसका जवाब वो जाकिर नाइक को जो शांति दूत कहते थे उनको देना चाहिए था, तो उनको ज्यादा समझ में आया था कि देखिए एचयूटी के लोग भी और उनके परिवार के लोग शांति दूत कहते हैं। उम्र दराज है, उम्र दराज होने से अब 2 ही नेता हैं, दोनों ही 75 क्रॉस कर गए, और कार्यकर्ता को जब नाम से नहीं बुलाते और पूछते हैं आप कौन हो, तो उस कार्यकर्ता को अटपटा लगता है, शायद इसलिए कर रहे होंगे। जो जिहादी लव को हथियार बनाते हैं, जो लव के नाम पर जिहाद करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश ने पहले से ही कानून बनाया हुआ है। लेकिन द केरला स्टोरी जो जिहाद पर ही आधारित है, इसको देखने के बाद में कई नए एंगल और समीकरण और विषय और वस्तु ध्यान में आएंगे और ध्यान भी आकर्षित होगा। इसलिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट शाम को द केरला स्टोरी फिल्म को सामूहिक रूप से देखने जाएगी। ये उनकी एक संस्कृति है। अभी कल कर्नाटक के परिणाम आए, आज वहां का आप नाटक देखिए। राजस्थान में अल्टीमेटम आ ही रहा है, छत्तीसगढ़ का आप देखते ही हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का।
तो जहां ये सरकार में आते हैं वहां ये नाटक स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाते हैं और इनका फिर जनता से और सरकार से सरोकार नहीं रहता, गुटबंदियों से रहता है। फिर ये फलाने गुटका ढिकाने गुटका इस तरह का चलता है। अब इसका खबर अब कटनी जिले से है, जहां विजय राघवगढ़ के महोत्सव के सरकारी मेले का शुभारंभ किया गया है। यहां पहुंचे खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा और उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड के कुछ दोहों का पाठ करते हुए यहां पर जनता को संबोधित भी किया है। इसी के साथ ही विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक भी सुंदरकांड का पाठ करते हुए दिखाई दिए हैं। महोत्सव का शुभारंभ हरिहर तीर्थ क्षेत्र मेला के शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। मैं विजयगढ़ क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई संजय पाठक जी को और इस संपूर्ण क्षेत्र की जनता को, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐतिहासिक काम विजय राघवगढ़ महोत्सव के द्वारा और तीर्थ क्षेत्र का विकास, जो राम राजा पर्वत पर 108 फुट की भगवान परशुराम जी की अष्टधातु की मूर्ति का भूमि पूजन भी होगा 12 तारीख को, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यहाँ पर कथा का आयोजन होगा और इस तीर्थ क्षेत्र में सभी अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से भी लोगों का यहाँ पर आकर्षण तीर्थ क्षेत्र बने। तो जो आज 15 मई से 15 जून तक ये मेला चलेगा, जिसका नाम विजय राघवगढ़ महोत्सव है। इस मेले का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय सांसद और हमारे क्षेत्र के गौरव खजुराहो के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम ही हरि है, जिनके नाम की शुरुआत ही विष्णु से होती है, हरिहर तीर्थ क्षेत्र में ये मेला आयोजित होने जो हो रहा है, इसका शुभारंभ आज आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी ने किया है। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से उनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेला 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा और 16 जून को पूर्णाहुति का समापन होगा। इस मेले के दौरान मनोरंजन के, व्यंजन के, अपने कला प्रदर्शन के सभी प्रकार के, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बेटियों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक, सभी के लिए हर प्रकार के संसाधन और साधन रहेंगे। इस मेले के अंतिम पड़ाव में जो आखिरी हफ्ता रहेगा 12 जून से 16 जून, उसमें परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से राम कथा भी होगी और राघवगढ़ महोत्सव का शुभारंभ जब ये एक विश्व पटल में छाने जा रहे विजय राघवगढ़ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सांसद जी बस से अपन रोपवे लेके आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा है कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम बेटी पर 56,000 रुपए खर्च करते हैं और हमने तय किया है कि हम सामान क्यों खरीदें, बेटी और दामाद खुद जाए और अपनी पसंद का सामान खरीदे, जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करे। लाडली बहना योजना, ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, सूची हमने प्रकाशित कर दी है और कोई नाम कटेगा नहीं क्योंकि आपत्तियां ज्यादा आई नहीं। 1,25,00,000 बहनें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई 1,000, 2,000, 5,000 आपत्तियां आई है। तो आप ये मानिए कि लगभग सभी बहनों को 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपया डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम 56,000 रुपया एक बेटी पर खर्च करते हैं। 49,000 रुपए का सीधा चेक बेटी को देते हैं। ये चेक अब इसलिए दे रहे हैं कि कई बार सामान की उनको जरूरत है कि नहीं है और खरीदने में कोई घटिया आ गया, दूसरा आ गया, ऐसी कई तरह की चीजें आ जाती।
तो हम तय किया है हम सामान काय को खरीदें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की प्रेस वार्ता देखने को मिली है, जहां मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कुणाल चौधरी किसानों को लेकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने किसानों के कर्ज को लेकर कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, किसानों को डिफॉल्टर कहना बंद करे सरकार। और 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस ने माफ किया था, तो किसान डिफॉल्टर कैसे हुए? कर्ज का ब्याज माफ करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसान की फसल का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण किसान फिर से डिफॉल्टर हुआ है। मध्य प्रदेश के किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी रोज झूठ बोलने का काम करती है। आज अभी फिर इन्होंने कहा कि हम किसान का ब्याज माफ करेंगे। पहला सवाल, जिन 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ करा था, उन्हें कर्जवान किस सरकार ने बनाया, उसका हिसाब ये सरकार दे। और जब कर्जा माफ हो चुका था तो फिर वापस ये कैसे कालातीत कर्जे में हुए, इसका जवाब दे। सीधे व्हाइट पेपर जारी करे। जो हजारों किसानों के पेमेंट आज तक नहीं हुए, 7 दिन के भीतर पेमेंट करने का कहा था, एक डेढ़ महीने हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुए। और इसी सरकार की गलत नीतियों के कारण फिर कालातीत में जा रहा है। और रोज ये जिस किसान को ये डिफॉल्टर कहते हैं, सीधी चेतावनी है बीजेपी को, किसान डिफॉल्टर नहीं होता। सरकार की गलत नीति और नियत के कारण किसान का कालातीत कर्जा होता है। कांग्रेस आएगी फिर कर्जा माफ करेगी। जो झूठ बोलने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ स्पष्ट है कि ये 1,90,000 से ऊपर का भी किसान में ला चुका हूं जिसका कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। फिर कर्जवान बनाने के लिए 7 दिन में पेमेंट का कहा था, 1 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुका है, पर आज तक पेमेंट नहीं हुआ। मंदसौर से खबर है, जहां पर एक हादसा हो गया है। उज्जैन के 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के शिकार हुए लोग कार से सवारियां सेठ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। और अब खबर बिलखीरिया से, जहां इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक में आग लग गई और आग में झुलसकर उसके चालक की मौत हो गई है, जिस पर पड़ताल करने पर कई अहम तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि चालक ने ये ट्रक खरीद लिया था और शव ट्रक से दूर पड़ा मिला और ट्रक के डीजल टैंक का ढक्कन खुला हुआ मिला है, जिससे चालक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि हाल ही में ट्रक चालक का मंडी में किसी से विवाद हुआ था। पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही है। दिनांक 12/5/23 की रात में ब्रिजेश साहू जो है विदिशा के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल मंडीदीप में रहते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ बाहर गए थे और इन्होंने एक ट्रक खरीदा हुआ है जो कि उनका मित्र चला रहा था। तो उस रात को जब वो वापस लौटे हैं तो उसके मित्र ने कहा कि आपका जो ट्रक है 407 मैंने वहाँ खड़ा कर दिया है मंडी में। और ये उसको रात को 12:30 बजे करीब लेकर के फिर से उसमें तरबूज भरने के लिए निकल गए थे। और सुबह जो उनका ट्रक है जली हालत में पड़ा मिला और ट्रक के चारों ओर डीजल के निशान हैं, टायरों पे भी निशान थे और उनकी जो चप्पलें थी, एक चप्पल वहीं पड़ी हुई थी डीजल। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।